सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज पीटीआई के लिए एक और अहम फैसला सामने आया। आज इमरान खान और उनकी अहलिया को 17 साल की सज़ा सुनाई गई। एक लंबे अरसे तक ये केस चलता रहा, रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी समाअत होती रही। अक्टूबर में समातें रुक गई थी। पीटीआई की तरफ से एतराज़ आ रहा है कि हमारी तरफ से किसी की नुमाइंदगी नहीं थी जब ये फैसला सुनाया गया। इसी के ऊपर तफसील से बात करेंगे। और 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक फ़ैसला आया। उनकी मुतनाज़े डिग्री के हवाले से जो केस चल रहा था उसकी वजह से उन्हें ओहदे से हटाया गया और आसिफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर वो फाइनली ही लॉस्ट हिज डिग्री और वो यही कहा गया कि वो क्रेडिबल नहीं है। इस पर तफसील से बात करेंगे। आबिद ज़ुबैरी साहब हमें ज्वाइन करें, माहिर कानून है, एडवोकेट मियां दाऊद साहब ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ज़ुबैरी साहब पहले तो ये बताएं कि सलमान सफदर साहब ने ये एतराज़ उठाया कि जज साहिबान ने इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो फैसला सुनाया है ये गैर कानूनी है क्योंकि मुल्ज़िमान की तरफ से या उनकी नुमाइंदगी नहीं थी। तो क्या ये उनका एतराज़ जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, नेचुरली ये जो कोई क्रिमिनल केस में जो फौजदारी मुकदमा होता है, जो उसका फैसला सुनाया जाता है, वो एक्यूज जो होते हैं, जो मुल्ज़िमान होते हैं, उनके प्रेजेंस में सुनाया जाता है। तो ये एक लीगल ऑब्जेक्शन है, लेकिन इससे ज़्यादा तो उनका जो मेन एतराज़ तो उस पर होगा कि मेरिट के ऊपर केस होगा, क्योंकि सारी जो शहादतें थी वो मैं समझता हूँ कि इसमें शहादत तो सही से थी नहीं। कोई इशू ये था कि तोशा खाना में उन्होंने कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी 409 का मुकदमा बनाया विद कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 के साथ मिला के, और करप्शन और जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो होता है पब्लिक सर्वेंट्स का कि जी अगर वो करें, इन 3 कवानीन के तहत उनके ऊपर उनको चार्ज किया गया था। आज उसकी मैक्सिमम सजा जो दे सकते थे उसको दे दी। प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में सजा मैक्सिमम 10 साल होती है, 7 साल तो उनको उसका कोई नहीं। और ये भी नहीं पता कि वो कॉन्करेंटली चलेगी या कंसेक्टिवली, क्योंकि तारड़ साहब तो कह रहे हैं कि ये तो कंसेक्टिव यानी वो 10 पहले उनकी 1990 मिलियन में उनकी सजा पूरी होगी उसके बाद ही चलेगी। तो इससे अच्छा सजाए मौत ही दे देते हैं उनको, क्योंकि जो उनकी उम्र है उसके बाद तो जितने अरसे की उनको सजाएं हुई है उसके बाद मेरे ख्याल से उनका तो निकलना जिंदा हालत में तो मुश्किल ही होगा जेल से। तो देखिए ये इंसाफ के बिल्कुल पूरे तकाजे पूरे किए ही नहीं गए। ये इशू ये है कि आप तोशा खाना की हिस्ट्री उठा के देख लें, आज से पहले कभी किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा, जो भी तोहफ़ सरबराहान या मिनिस्टर्स या जो भी बाहर के मुल्कों के होते हैं वो आपको तोशा खाना में सरेंडर करने होते हैं। फिर आपका हक होता है कि आप उसे खरीदें, लेकिन वो जो रेट जो लगाया जाता है वो तोशा खाना के ऑफिसर्स होते हैं, रेगुलेशन है उसके तहत। ये देखना होगा कि क्या इनको वायलेट किया गया कि जी अगर उसकी कीमत बाजार की इतनी कीमत थी तो आज तक सरबराहान हमारे मुल्क के चीज़ें ली हैं, क्या उन्होंने मार्केट रेट पे वो ली हैं तोशा खाना से, या वो जो रेट जो तोशा खाना के जो ऑफिसर्स होते हैं वो लिस्ट के तहत उनको करते हैं कि ये चीज इतने की थी आप इतनी की ले सकते हैं। तो देखिए मकसद ये नहीं था, मकसद इमरान खान को सजा देना था, वो उनको दे दी गई। उनको आप देखिए 190 मिलियन पाउंड में सजा हुए 1 साल हो गया, आज तक उसकी अपीलें नहीं लगी कोर्ट में। वो बेंच ही टूट जाता है, बेंच बनता ही नहीं है। जी ज़ुबैर साहब, आई होल्ड यू हियर, यही नुक्ता लेके आगे चलेंगे। मियां दाऊद साहब, ये वो कह रहे हैं कि कैसे मुमकिन है कि वो 190 मिलियन पाउंड केस की सज़ा भुगते हैं और फिर वो मतलब आब हयात तो नहीं हुई है, कैसे मुमकिन है? मेरे ख्याल में आबू ज़ुबैरी साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि ये सज़ाएँ जो हैं वो एक साथ ही चलेंगी। ऐसा नहीं होता कि एक सज़ा जो है वो मुकम्मल होगी उसके बाद दूसरी सज़ा होगी। वो जिसने भी ये बात की है उसने लाइल्मी की बात की है और उसको शायद कानून का इल्म नहीं है। इमरान खान साहब जब से जेल में हैं तब से उनकी सज़ा जो है इस फैसले के अंदर भी तब से ही उनकी जो डिटेंशन है वो काउंट होगी। तो बहरहाल जो इमरान खान साहब की अपीलें हैं उनके ऊपर समाअत होनी चाहिए, फौरी होनी चाहिए। जो उनकी टर्न बनती है, जो उनकी बारी बनती है, उसके ऊपर फैसला जो है वो होना चाहिए। अगर उनकी ईयर वाइज अपीलों की बारी आ गई है, बेसिकली अपीलों की समाअत का हाई कोर्ट्स के अंदर तरीक़ाकार ये होता है कि वो ईयर वाइज अपीलें जो हैं वो सुनी जाती हैं। हमारी लाहौर हाई कोर्ट में भी ऐसे ही होता है और शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ऐसे ही होता हो। अगर कोई एक्सेप्शनल केस हो तो उसके अंदर उसकी वो रीज़न्स बता के मिसलिनियस एप्लीकेशंस फाइल करते हैं
और उसके ऊपर फिर मुतलका बेंच है वो उसकी कोई डेट जो है वो मुकर्रर कर देता है। केस के ऊपर आपने क्या मेरिट ऑफ द केस के ऊपर आपका क्या ओपिनियन? मेरिट ऑफ द केस के ऊपर तो मेरी बड़ी पहले दिन से तोशाखाना केस के ऊपर ना क्लियर ओपिनियन है कि ये डॉक्यूमेंट बेस केस है और ये केस बनता है। और पहली जो तोशाखाना 1 में जो इनको सज़ा हुई है वो भी एविडेंस के मुताबिक दुरुस्त हुई है, अपार्ट फ्रॉम इट कि वो कोई शख्सियत इमरान खान है या कोई और होती। डॉक्यूमेंट बेस एविडेंस थी, उसी को थ्रैश करते हुए ट्रायल कोर्ट ने पिछली सज़ा दी थी और इस सज़ा को भी उन्होंने भी जो है वो डॉक्यूमेंट की बुनियाद के ऊपर जो है वो सज़ा दी है। अब्बास ज़ुबैरी साहब का ये फरमाना कि बाकियों को क्यों नहीं दी गई, ये बात दुरुस्त है, बाकियों को भी दी जानी चाहिए। जिसने भी ये जुर्म किया है वो कोई भी है, A B C D, उन सबको सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन सबको सज़ा नहीं दी जा रही, इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब को सज़ा ना दी जाए। लेकिन ज़ुबैर साहब अब क्या ऑप्शन है इमरान खान के पास? वो अपीलें दायर करेंगे? देखिए अपील का इख्तियार तो है उनके पास, लेकिन अपील भी उनको वहीं दाखिल करनी होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन मैं ज़रा मियाँ साहब की एक बात की वजाहत, जो लाहौर हाई कोर्ट का इतना नहीं पता, ये वहाँ के वकील हैं तो ज़्यादा पता होगा मियाँ साहब को। लेकिन बात ये है कि देखिए अपील मेरिट पे चलना अलग बात होती है। वो ठीक आप फरमा रहे हैं कि वो अपने नंबर से आएगी या उसमें अर्जेंसी दे कोर्ट ग्रांट कर देता है। यहाँ बेंचेस बनती रही, उनकी अपील लगती रही, वो इसलिए थी वो सस्पेंशन। और देखिए जैसे आप सिविल सूट करते हैं उसमें स्टे की एप्लीकेशन फॉरन लगती है, लेकिन मेरिट पे केस बाद में चलता है। तो ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की ये जो पूरे केस की अपील नहीं, अपील की सुनवाई के लिए नहीं लग रहा था केस, ये लग रहा था केस फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस 426 के तहत। तो वो उनका हक है, किसी भी मुल्जिम का हक होता है कि उसको सजा हो जाए कि उसको फौरन टेकअप करे, और कोर्ट लगाती रही। देखिए उनकी वो पिटीशन जो अपील है वो लगती रही फॉर एप्लीकेशन के लिए, वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, लेकिन कभी वो बेंच टूट जाता है या नहीं। तो ये सारी चीजें उनके पास अपील का हक है। जो इस 190 में हुआ है वही इधर भी होगा। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि वो केस भी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए लगेगा। ठीक, दाऊद साहब ये कह रहे हैं जहांगीरी साहब के लॉयर्स कि मामला जाली डिग्री का नहीं था, बल्कि 4 दिहाइयाँ गुजरी और फिर उसके बाद डिग्री कैंसिल की गई। तो टाइमिंग काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, जिसकी वजह से लगता है कि बाइस्ड है, क्वेश्चनेबल है। टाइमिंग का तो कानून से कोई लेना देना कोई नहीं। जहांगीरी साहब के वकला जो मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर फरमा रहे हैं ना, वो उन्होंने कभी भी अदालत में नहीं फरमाया। जहांगीरी साहब का सारा मुकदमा ना जाली डिग्री का ही है, LLB पार्ट 1 का, पार्ट 2 का है। वो अदालत के अंदर ना उन्होंने कोई बात की, ना इस तरह का कोई मौक़िफ़ लिया। बाहर मीडिया के ऊपर वो दबा कर मौक़िफ़ ले रहे हैं और चीज़ों को जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। सादा सा केस था। LLB पार्ट 1 जहांगीरी साहब का बोगस था, उसके ऊपर एनरोलमेंट नंबर किसी और का लिखा हुआ है और गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लिखा हुआ है। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज के लिखने के अंदर भी टैंपरिंग है। उनके LLB पार्ट 2 के ऊपर एनरोलमेंट नंबर कुछ और लिखा हुआ है, उसके ऊपर गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज जो है वो कुछ और लिखा हुआ है और उनका अपना नाम और वल्दियत कुछ और लिखी हुई है। इन 2 डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर इन्होंने यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की। यूनिवर्सिटी दुरुस्त कहती है कि उन्होंने वो डिग्री जारी की है। यहाँ तक ये मेरा केस नहीं है। मेरा केस ये है कि इस डिग्री की बुनियाद जाली है और कोवरंटों में हमने सिर्फ इतनी कानूनी तौर के ऊपर अदालत के पास सिर्फ इतना इख्तियार होता है कि उन्होंने उस क्वालिफ़िकेशन की बाबत ही उनसे पूछना है। और जहांगीरी साहब और उनके वकला जो हैं पहले दिन से जुलाई 2024 से इस चीज़ की बाबत कोई बात नहीं कर रहे। हाँ, टेक्निकल एतराज़ात ले रहे हैं कि जी हमें रिकॉर्ड नहीं दिया गया, हालांकि ये बात भी फैक्चुअली इनकरेक्ट कर रहे हैं। सारा यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड इनके पास मौजूद था। तो ये 4-5 महीने पहले से सिंध हाई कोर्ट से स्टे लेकर बैठे हुए हैं। पटिशन का सारा रिकॉर्ड इन्होंने साथ लगाकर सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर पटिशन फाइल की। लेकिन दाऊद साहब इसमें ये थोड़ा प्रोसीजरल है, आप सीनियर लॉयर, तो इसमें यूनिवर्सिटी का जो स्टेक है वो भी एड्रेस होना चाहिए था कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कहाँ गलती हुई है या इनका मौक़िफ़ लिया जाना चाहिए था डायरेक्ट। देखिए वो यूनिवर्सिटी के जितने भी लोग उस वक्त के मुलव्वस थे उन सबको उल्टा लटका दें, मेरा उससे क्या लेना देना। मेरा तो जो वकील का कोड ऑफ कंडक्ट है, लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल 165, उसके तहत मैंने तो सिर्फ अपने अदारे के अंदर शफाफियत के लिए, करप्शन के लिए, बेहतरी के लिए जो है वो आवाज़ उठानी है और हमेशा आवाज़ उठानी है। मैं माजी के अंदर भी जजेस की तैनाती का जो तरीक़ाकार था उसकी शफाफियत के ऊपर और उसके गैर मयारी होने के ऊपर सवाल उठाता रहा हूँ। आज 27वीं तरमीम के बाद भी मैं ये समझता हूँ कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है वो गैर शफाफ है, गैर मयारी है। ठीक,
जुबैर साहब, इस फैसले पे तनकीद हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डोमेन में नहीं आता, बल्कि आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का केस था, और जो कि नॉर्मली ये सेंस किया जाता है कि किसी भी जज का ट्रायल हो या कोई सवाल हो तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे इख्तियार में। आपका इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, ये जितना मियाँ साहब समझते हैं इस केस को या दूसरे साइड के वकला, उतना मुझे इतनी इसकी इल्म नहीं है, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें जानना चाहता हूँ या इनके बाबत से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पटिशन जो होती है उसके अंदर शहादत नहीं ली जाती। अब मियाँ साहब फरमा रहे हैं कि ये जो उन्होंने 2 बातें की कि जी वो रोल नंबर किसी और का लिखा हुआ था, और ये इंफॉर्मेशन, पहली बात है, इनके पास आई कहाँ से, नंबर 1। और ये 40 साल पुराना इशू है। नेचुरल डिग्रीज 80s में की थी, मैंने सुना है। तो ये रिकॉर्ड कहाँ से आया, नंबर 1। और ये रिकॉर्ड कैसे कंफर्म हुआ कि ये इन्हीं का रिकॉर्ड था? देखिए, 209 में जाना चाहिए था कि ये कंप्लेंट वहां भी फाइल कर सकते थे, क्योंकि कोई भी कर सकता है कंप्लेंट किसी जज के खिलाफ। देखिए, ये जो बात कह रहे हैं को वारंट हो सकती है, बिल्कुल। जैसे फर्ज करें उम्र है जज की 40 साल के अपॉइंट होने की, एक 35 साल के आदमी को आप जज बना देते हैं हाई कोर्ट, तो ही इज नॉट क्वालिफाइड पर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज, तो उसमें को वारंट बिल्कुल बनती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कोई गलत आदमी है या क्वालिफाइड आदमी नहीं है और वो जज बना दिया जाता है, तो या कोई भी किसी डिपार्टमेंट में कोई हेड कोई अपॉइंटमेंट हो जाता है, आप को वारंटों में चैलेंज कर सकते हैं पटिशन में। ये बिल्कुल सही बात है, और इसमें जजमेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, एक जज के ऊपर भी हो सकती है को वारंटो, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन इशू यहाँ ये है कि 40 साल पुराना रिकॉर्ड, अब ये अगर वहां जाता 209 में तो वहां एविडेंस आती, यूनिवर्सिटी के लोग आते, उन पे जरा होती, उसके बाद जाके होता, और फिर ये केस बनता कि अगर ये वाकई इनकी डिग्री, देखिए डिग्री जो जजमेंट आई है, मियाँ साहब कह रहे हैं कि ये फेक डिग्री का केस है, लेकिन जो डिग्री जो जजमेंट हमने पढ़ी और अखबार में पढ़ा, ये बेहतर बता सकेंगे, उसमें लिखा इनवैलिड डिग्री। अब मैंने ये पहली दफा ये जिंदगी में सुन रहा हूँ कि इनवैलिड डिग्री, या तो डिग्री जाली है या डिग्री सही है, लेकिन ये और इसमें एक और चीज भी ऐड कर ली इन्हीं के सवाल के साथ कि वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रहे हैं दाऊद साहब, वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लेकिन आप देखिए वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल है, एडवोकेट जनरल भी रहे, और उसके बाद ये जज भी बन गए। तो ये सारे दो पे सारी आप बताए सारी इन्वेस्टिगेशन होती है। जी मियाँ साहब। आबिद भाई, हुआ ये कि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास इस तरीके से पहुंची कि 6 जुलाई को डॉन के अंदर इसकी बड़ी डिटेल स्टोरी छपी थी। वो उस खबर अखबारी तराशे की बुनियाद के ऊपर मैंने को वारंटो फाइल की, और जो लेटर्स थे सर्टिफिकेट से एलबी पार्ट 1 के पार्ट 2 के, वो साथ ले गए थे। और जो वो जीरा वाली बात है, वो देखे ना, मलक असद अली केस के अंदर उन्होंने बड़े वाज़ह तौर के ऊपर लिख दिया पैराग्राफ 81 के अंदर कि रिट ऑफ को वारंटो मेंटेनेबल है। मैंने कहा ना, हो सकती है आप भी थे उस केस में मौजूद थे जब ये आपने भी वहां एग्री किया था। जी हाँ जी, कोर्ट ने कहा कि क्या उसे कहते हैं कि अब हाई कोर्ट ने क्या कहा कि जो मुतल्लिका ऑफिसर हैं, रजिस्ट्रार आए थे, उनके साथ उन्होंने डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी की, वो 2007 SCMR 97 की रोशनी में उन्होंने स्क्रूटनी करके उनको कर दिया। ये जो इनवैलिड वाली बात है ना, जो मीडिया की जुबान है और दूसरों की जुबान है, उसमें आम सादा जुबान के अंदर इसको जाली डिग्री एट्रीब्यूट किया जा रहा है, लेकिन कानून की जुबान में वो इनवैलिड और वैलिड ही लिखा जाता है यूनिवर्सिटी रूल्स के मुताबिक। सिर्फ एक सवाल करने का मौका दीजिएगा जुबैरी साहब कि ये इतने मरहलों पे वेरिफिकेशन हुई, इतने ओहदों पे रहे हैं, तो फिर वेरिफिकेशन कैसे बच गए? अनफॉर्चुनेट है। आबू जुबैरी साहब मेरे बड़े हैं, मुझसे ये एग्री करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार आप इतना गैर शफाफ है, इतना गैर शफाफ है कि खुदा की पनाह ये नहीं पता चलने देते कि किसको जज बनाना है, किसको नहीं बनाता, ये नहीं वेरिफिकेशन करते। मैं बिल्कुल मियां साहब की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, जजों का तरीका, और अब तो 27वीं तरमीम के बाद बिल्कुल ही वो खत्म कर दिया गया मियां साहब इससे। तो ये आईनी अदालत में जाएगा ये केस, और वहां पे इनकी जो पटिशन होगी, इसकी अपील होगी नेचुरली, ये क्योंकि ये कोवारंटो की अंडर आर्टिकल 199 इन्होंने मियां साहब ने दाखिल की थी, तो इसकी अपील तो नेचुरली उसकी अपील का प्रोविजन भी अब आईनी अदालत के पास। लेकिन मैं आपको माजी से एक एग्जाम्पल दूँ। आपको याद है जब शहीद भुट्टो का केस चल रहा था, तो एक जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम था जस्टिस सफदर शाह, वो माइनॉरिटी जज थे, जो एक्विटिंग जज थे। 3 जजों ने एक्विट किया था शहीद भुट्टो साहब को फ्रॉम द चार्ज ऑफ मर्डर जो था। तो बाद में वो बैरिस्टर एट लॉ रहे थे, इंग्लैंड से पढ़े हुए थे, बैरिस्टर की डिग्री थी। ज़िया साहब का जमाना था, उन पर इल्जाम लगा उनकी मैट्रिक की डिग्री जाली है। इतना उस पर किया, उन्होंने कहा ये सारी जज ही नहीं हो सकता, कि उनको वो पाकिस्तान से उनको भागना पड़ा, वो अफगानिस्तान के जरिए से अपनी जान बचा के यहाँ से निकले थे जस्टिस सफदर शाह। तो ये आई थिंक जस्टिस अतहर मिनल्लाह के वो ससुर भी थे। तो ये 70s में हम छोटे होते थे, उस वक्त रहा था कि उनकी मैट्रिक, यानी वो आदमी बाहर लॉ करके आ गया,
लेकिन मैट्रिक की डिग्री उनकी जाली निकली। तो देखे ना, ये मतलब ये पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन जुबैरी साहब इसमें दो चीजें, इसमें दो स्टेक होल्डर्स हैं, ये वाजे करें कि ठीक है ये कह रहे हैं कि देखिए, और हाई कोर्ट का देखिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर देखिए, दो इसमें जो मुझे सीरियस एतराज आते हैं इस केस में। एक है कि हाई कोर्ट का, सिर्फ हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसके अंदर उन्होंने एक स्टे चल रहा था, चाहे वो राइटली और रॉन्ग हो, आप वहां से विकेट करा दें। उसमें उनका जो उनको यहाँ से HEC ने ऑर्डर दिया था उसको सस्पेंड कर दिया गया था। आमिर भाई, मैं आप जैसे पढ़े लिखे प्रोफेशनल और सीनियर जूरर से जो है ना, ये नहीं एक्सपेक्ट करता एज अ लीगल आर्गुमेंट कि एक हाई कोर्ट दूसरी हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग को जो है वो मुतासिर नहीं देखो, उसकी प्रोसीडिंग पे नहीं था, लेकिन जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ये ऑर्डर पास किया उसका वो डॉक्यूमेंट भी नहीं थे। मैं कह रहा हूँ, अच्छा चले, वो आप बेहतर जानते हैं, मैंने इस केस में हूं नहीं, तो आपको ज्यादा पता होगा, मैं हो सकता है मैं गलत हूं उसमें, लेकिन फिर भी एक प्रोप्राइटी डिमांड कर रही थी कि एक इशू उनकी डिग्री का सब जुडिस था, तो उस पर थोड़ा तहम्मुल कर लिया जाता दूसरे हाई कोर्ट से, तो बेहतर था। लेकिन क्योंकि एक ऑर्डर चल रहा था, उसके अंदर रिट पिटीशन थी, कराची यूनिवर्सिटी यहाँ सिंध के अंदर मौजूद है। दूसरी बात, इन जज साहब ने, जो चीफ जस्टिस जिनका केस चला, इनका एक ऑर्डर, इन्होंने उनको काम से रोक दिया गया था। मियां दाऊद साहब ने खुद एग्री किया था, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में थे, कि जी ये जो किसी हाई कोर्ट के वर्किंग जज को दूसरे हाई कोर्ट का जज सस्पेंड नहीं कर सकता, तो वो ऑर्डर उनका सेट असाइड कर दिया गया था। तो बेशक प्रोप्राइटी डिमांड, देखिए ये बताइएगा क्या इसके बाद ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी कि कोई भी एक तालीमी इदारा किसी सर्विंग जज के बारे में ये कह सकता है कि वी डाउट ऑन द डिग्री, और कोई बिल्कुल होगा, और या कोई और शख्स भी कह सकता है, क्योंकि इस तरह तो नहीं, कोई भी शख्स कह सकता है, लेकिन जो इदारा होगा, जो देखिए इदारे जो होते हैं हमारे यहाँ इस वक्त सारा जो कंट्रोल है वो उन पे प्रेशर डाल के कोई भी चीज, अगर कोई जज आज इंडिपेंडेंट जज कोई फैसला करे और जो हुकूमत के वक्त के खिलाफ हो, या वो समझते हैं सही फैसला नहीं है, उसकी डिग्री पे होगा, तो हम तो शुक्र करते हैं वो लोग जिनकी डिग्रियां बाहर से हैं कि कम से कम वो ठीक है जुबैर साहब, वहाँ प्रेशर नहीं डाला जा सकेगा। जी, आई होल्ड यू हियर। दाऊद साहब, चीफ जस्टिस डोगर ने इनके ऊपर, जहांगीरी साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि उनको दबाव डाला, काम करने से रोका गया, अब इसमें कितनी हकीकत है? वो आबद जुबैरी साहब 2023 SCMR पेज 2028 पटिशनर थे ऑडियो लीक्स कमीशन के अंदर, और आबद जुबैरी साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि आपने ये जो तासुब का, फेवरेटिज्म का, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगाना है तो उसकी कोई ठोस वजूहात होनी चाहिए। आबद जुबैरी साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया था, और उसके बाद भी ये उस वक़्त वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर एतराज़ात आयद किए थे कि आप तासुब है, आपका बायस है, आपकी रिश्तेदारियाँ हैं, ये जज के मामला से रिलेटेड मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि नहीं, आपने या तो ठोस एविडेंस देनी है तासुब की, फेवरेटिज्म की, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, बायस की, वरना ये जज की कॉन्शियस है कि वो फैसला करेगा कि मैंने केस आगे चलाना है या नहीं चलाना। एक और सवाल कि मज़ार अली साहब के खिलाफ रेफरेंस आया, वो चले गए, फिर एजाजुल एहसन साहब भी रिज़ाइन करके चले गए, जहांगीरी साहब, तो अब ये सवाल है कि बगला कौन? नहीं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। या मियां साहब से पूछे, इनको मालूम, मज़ाहिर साहब के खिलाफ भी पिटीशन इन्होंने, आई थिंक कंप्लेनेंट यही थे, जहाँ तक मुझे याद है। खुशकिस्मती से मैं पाकिस्तान का वो वकील हूँ जिसके बारे में ये बात जो है ना वो मशहूर होगी। असूली तौर के ऊपर तो ये बार काउंसिल्स की जिम्मेदारी है। खुशकिस्मती से या वेल कनेक्टेड होने की वजह से? नहीं, खुशकिस्मती से, अदरवाइज एवरीबॉडी नोज हु एम आई and everybody scares who you are. नहीं, everybody is नहीं, only PTI is saying who am I. तो गुजारिश ये है कि ये मुझे तो नहीं करना चाहिए था, ये तो बार एसोसिएशंस को करना चाहिए था, जुडिशल कमीशन को करना चाहिए था, ये उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने नहीं किया। एक वकील को मौका मिला है, उसने कहा ये दिस इज़ अ बेस्ट केस, इससे आप नाम सेट होगा, एक असूल सेट होगा। बहुत सारे वकला जो है मफाद अम्मा के अंदर अपनी एक ऐसे ऐसे नुकात उठाते हैं जिसकी वजह से उनको तारीख में उनका नाम लिखा जाता है। अगर आप केस के मेरिट्स के ऊपर बात करें, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, अगर आप ये तस्लीम भी कर लें कि एक सियासी जमात, बी सियासी जमात या डी सियासी जमात या एस्टैब्लिशमेंट किसी के पीछे है या किसी का नहीं है, सो दैट डज मीन कि एक जाली डिग्री वाला बंदा जो है वो जज लग जाए, जर्नैल लग जाए, बार कौंसिल का सदर बन जाए। जुबैरी साहब, इसका मतलब है कि अगर 40 साल के बाद भी ऐसा अब कोई केस आए तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि इसकी टाइमिंग कंट्रोवर्शियल है, बल्कि हमें ये समझना होगा कि इनकलाब आ गया और अब कोई जज गलत डिग्री के साथ ही बैठ सकता है। और वकला के भी सोचने का वक्त आ गया है, उनको भी थोड़ा अनसर्टन हो गए उनकी पोजीशन।
देखिए पॉइंट इज जज की जो सबसे बड़ी बात होती है कि वो विदाउट एनी फेयर ऑफ फेवर वो फैसला करे। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ये जो चीजें होती है वो अब नहीं रही। देखिए 40 साल के बाद इस जज को, इस जज की बैकग्राउंड क्या है? ये वो जज हैं जो 5 जजों या 6 जजों के थे जिन्होंने इशू उठाया था कि हमारे काम में मुदाखलत की जाती है उस वक्त चीफ जस्टिस फाइज ईसा के सामने। ये वो जज थे। फिर 5 जजों, फिर आपने देखे किस तरह से इनकी सीनियरिटी को वहाँ खत्म किया गया और बाहर से चीफ जस्टिस ला के बिठाया गया और कुछ जजों को बना दिया गया। बेंचेस भी सिर्फ उन्हीं की बनती हैं। तो देखिए ना, बेसिकली पूरा हाई कोर्ट को ले लिया। ये भी बात करते हैं बाइस, एक केस का एग्जांपल देते हैं, मेरे केस का, ये वो, उसमें देखिए बात बाइस की नहीं है। बाइस की नहीं थी कि आपने एक फैसला किया इसके केस में, वो सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। आपने इस चीफ जस्टिस साहब ने की बेंच ने इनको काम करने से रोक दिया था। वो जजमेंट, वो अपील हुई सुप्रीम कोर्ट में, सेट असाइड किया, मैटर रिमांड हुआ वापस कि केस आप चलाएं। लेकिन देखिए प्रोप्राइटी डिमांडेड कि जी क्योंकि आपका एक फैसला, आपने इनको काम करने से रोक दिया था, आपसे इनका झगड़ा चल रहा है रिगार्डिंग। फिर तो जहांगीरी साहब भी बचते हैं। देखे ना, अब टेक्निकली स्पीकिंग आजम खान साहब और जो डोगर साहब है वो निकल गए, फर्ज कर लें वो निकल जाते हैं। नहीं सर, देखिए ऐसी बात नहीं, जस्टिस आसिफ रैकी है, जस्टिस सुमरो है, ऐसी बात नहीं। वो जस्टिस सुमरो साहब जो है वो रिक्यूज कर गए थे, जस्टिस सुमरो साहब रिक्यूज कर गए थे, और जो बाकी पिटिशनर जज थे वो भी गए, तो पीछे बच गए सिर्फ जहांगीरी साहब। वो अकेला हमें वाइंड अप करना है, आप अपना जवाब मुकम्मल कीजिएगा। जी, मैं ये कह रहा था कि इसका बैकग्राउंड समझते, मैं समझता हूँ कि ये इनको, इनके खिलाफ जो था एक मुनज़्ज़म, इन 5 खास तौर पे जजों के खिलाफ मुनज़्ज़म कैंपेन की गई, जिसमें जहांगीर साहब का इशू 40 साल, मैं नहीं समझता कि 40 साल पुराना इशू था। देखिए गलत कोई काम हुआ वो टाइम गुजरने से सही नहीं हो जाता कि आपने अगर कोई बात की। लेकिन पॉइंट इज दैट कि इसकी टाइमिंग, इसके बैकग्राउंड को देखते मैं समझता हूँ कि ये इतना कि वो पार्ट 1 में वो कोई और बैठ गया, नहीं बैठा। सर ये कैसे हो सकता है कि अभी उन्होंने बात कर दी? कौन सा रिकॉर्ड? मैं आपसे पढ़ता हूँ यूनिवर्सिटी में, रिकॉर्ड मेरे पास तो नहीं होता, रिकॉर्ड तो किसी और के पास होता है, इंटरपोलेशन तो किसी और। मैंने जुबैरी साहब से एक सवाल पूछा। अब जुबैरी साहब से मेरा एक सवाल है, क्या किसी जाली डिग्री वाले को सदर लाहौर हाई कोर्ट बार या सदर सुप्रीम कोर्ट बार होना चाहिए? उसी साल जब उनकी डिग्री वो करें, और अगले साल 40 साल के बाद नहीं, शायद ये सवाल है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। और अब बात करेंगे एक अहम मौजू के बारे में। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो ने कल रात ये कहा कि पाकिस्तान ने फोर्सेस भेजने की ऑफ़र की थी। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अशरफी साहब बहुत शुक्रिया। ये स्टेटमेंट आपने सुनी कि, तो क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल है जिसकी वजह से ये बयान दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, जो रात अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से बयान आया है, एक सवाल के जवाब में जो उन्होंने कहा है, उससे 2 चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं। एक तो ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान को जो पेशकश की गई, पाकिस्तान ने कहा कि हम इस पर मुस्बत सोचेंगे, लेकिन इस पर हमारे जो सवालात हैं, जो इसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो पहले दूर किए जाए, हमें उनका जवाब दिया जाए। तो ये तो रोज़े अव्वल से पाकिस्तान की हुकूमत ये कह रही है कि हम देखेंगे जब वो अमन फोर्स जो बनती है, रिहेबिलिटेशन फोर्स कहें, जो भी कहें, कि उसके अहदाफ क्या है और उसमें पाकिस्तान का रोल क्या होता है और हमने किस मकसद के लिए जाना है, तो उसके बाद ही तय होगा हमारी फ़ौज जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन बदकिस्मती है कि चूँकि आज का दौर एलाम का दौर है, मीडिया का दौर है, और जो प्रोपेगेंडा कैंपेनें शुरू हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तो हमास को गैर मुसल्लह करने जा रही है, पाकिस्तान की फ़ौज तो वहाँ फ़लस्तीनियों से लड़ने जा रही है। और एक दिन पहले ये कहा जा रहा था कि जनाब अभी फील्ड मार्शल साहब को बुलाया जाएगा और ट्रंप कहेंगे जल्दी अपनी फ़ौज को भेज दो। तो ये सारी चीज़ें अब कौम के सामने भी आ गई, दुनिया के सामने भी आ गई कि पाकिस्तान तो हमेशा से तैयार है अपने फ़लस्तीनी भाइयों की खिदमत के लिए, लेकिन उनसे लड़ने के लिए पाकिस्तान कतई तौर पर तैयार नहीं है। अजीब अल्लामा साहब ये भी वाज़े करें, क्योंकि ये अब आपने भी कहा कि उनसे खुदा न खास्ता लड़ना तो नहीं है, और ये बीइंग मुस्लिम भी
एक क्लैरिटी है हमारे अंदर, हमारी रियासत की भी ये पॉलिसी है। और ये भी एक बात सामने आई है कि हमास को डिसआर्म कर, कल मुशाहिद हुसैन साहब थे हमारे साथ, उन्होंने भी कहा कि हमास को डिसआर्म करने के हवाले से पाकिस्तान कोई अपना किरदार अदा नहीं करेगा। तो मेरा आपसे सवाल ये कि अगर हम कोई अमेरिकन इंटरेस्ट या किसी और रियासत का इंटरेस्ट फॉलो ही नहीं करेंगे तो फिर हम यकतरफा तौर पे फ़ौज को अगर हिस्सा बनाया भी तो उसका फ़ायदा किसको होगा, वो किस पॉलिसी के तहत होगा? क्योंकि मार्क रूबियो ने भी कहा है कि कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजाहत ज़रूरी है, और अगर बात आगे बढ़ती है तो हम किन टर्म्स पे बात कर सकेंगे अगर हमारे कुछ स्टैंड्स बिल्कुल क्लियर हैं कि हमने हमास को डिसआर्म नहीं करना, और हम ये भी क्लियर हैं कि हमने अमेरिकन इंटरेस्ट को भी फुलफ़िल नहीं करना, हमारा अपना इंटरेस्ट है। देखिए, पहली बात यह है कि ये जो मौजूदा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चली हुई है कि जी जा रहे हैं जी, पहुंच गए जी, हो गए जी, ये तो कल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की वजाहत के बाद अब उन लोगों को अब उन्होंने दूसरा नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है। पहली बात है कि 8 ममालिक पर यह ज़िम्मेदारी आयद हुई है, पूरी OIC ने 8 ममालिक को ये ज़िम्मेदारी दी है कि वो फ़लस्तीन के हवाले से अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, बरतानिया के साथ मिलकर आगे बढ़ें, जिसके नतीजे में शर्म शेख का मुआहदा हुआ। शर्म शेख मुआहदे के ऊपर इसराइल अभी पूरी तरह अमल नहीं कर रहा। ठीक है, जंग रुक गई है। कल अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों ने कहा है कि वो जो एक ख़तरा था कहत साली का, वो ख़त्म हुआ है कि जो कहत और भूख और अफलास थी वहाँ, उससे निकल आया है गज़ा। लेकिन अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। पाकिस्तान अहल गज़ा की तामीर नो, अहल फ़लस्तीन की खिदमत के लिए तो हाजिर है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान वहाँ जाके इसराइल और हमास के दरमियान इसराइल के साथ खड़ा होगा या हमास के साथ जो है वो महाजराई करेगा उनसे असला लेने के लिए, तो ये भूल जाएं, ऐसी कोई चीज़ ना होने वाली है, ना ऐसी किसी चीज़ का वजूद है, ना ऐसा कुछ हो सकता है। गज़ा की तामीर नो, फ़लस्तीनियों को तरबियत देना, एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जिसका दारुल खिलाफा अल-कुद्स शरीफ ठीक है अशरफी साहब, ये तो आप पॉलिसी पे बात करें कि 8 ममालिक मिलके फ़लस्तीन के साथ क्या करेंगे, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, सर्दी से दर्जनों लोग मर रहे हैं, कैंप साइट्स पे हमले जारी हैं, तो जंग एक तरह से रुक तो गई है लेकिन फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में तो बज़ाहिर कमी नज़र नहीं आ रही है। ये कैसे नॉर्मल होगा सब कुछ? देखें, हम ये बार बार यही बात कह रहे हैं, और आपने अगर देखा हो तो पिछले हफ्ते 8 वज़राए ख़ारजा की भी स्टेटमेंट ये आई थी कि जो इसराइल की जारहियत है इसको रोका जाए, अमेरिका इसमें अपना किरदार अब अदा करे। जब ट्रम्प साहब जो है वो आके एक बीच में सालसी का किरदार उन्होंने अदा किया, एक मुआहिदा किया, तो इसराइल से उस पर अमल करवाया जाए। इसराइल तो किसी की बात नहीं सुन रहा, नहीं मान रहा है, तो यही बात कह रहे हैं इस्लामी ममालिक भी। और ये मुआहिदा जो है ये मुस्तकबिल में परवान चढ़े, इसका इन्हिसार भी इसराइल के रवैये के ऊपर है, फ़लस्तीनियों के रवैये पर नहीं है। ठीक, और अगर इसमें इब्राहिम एकॉर्ड को भी डिस्कस किया जाता है तो उसमें हमारा असूली मौक़िफ़ क्या होगा? देखिए, इब्राहिम अकॉर्ड जो है उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस होने वाली हैं। पहली बात तो ये है कि सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान करीम की वाज़ेह आयत है, मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्या वलाकिन काना हनीफ़ा मुस्लिमा। दूसरी बात यह है कि कतई तौर पर आलम इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं दे सकता कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा को भी उसी तरह का खुला शहर बना दिया जाए जैसे वेटिकन है या कोई और जगह पर है। तो लिहाजा पहला मरहला और पहला हदफ है एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जिसका दारुल खिलाफा अल-कुद्स शरीफ हो। और यही बात आपको याद होगा कि जब अमरीकी सदर ट्रंप ने की थी तो अमीर मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, जो सऊदी अरब के वली अहद है, उन्होंने कहा था कि पहले फ़लस्तीनियों के अमन की बात होगी, फिर आगे कोई बात होगी। तो मैं समझता हूँ अभी पहले मरहले पे बहुत सारा काम बाकी है। जब फ़लस्तीनियों को आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत मिल जाएगी, फिर उसके बाद क्या होता है ये उस वक़्त सोचेंगे और तय करेंगे। ठीक है, एक और मौजू पे बात करते हैं। अशरफ साहब, भारत ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को प्रोवोक किया है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के फ्लोर के ऊपर एक रिपोर्ट सामने आई जिसने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। स्पेशली
पहलगाम अटैक के ऊपर जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की बग़ैर किसी सबूत के, और जब पाकिस्तान ने उसकी शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया तो भारत को बैकफुट पे जाना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद हमें देख रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान जितनी भी कामयाबी हासिल कर ले, कभी नीलम का पानी बंद किया जाता है, कभी चनाब का पानी बंद किया जाता है, और अभी फिर भारत पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहा है। क्या पाकिस्तान को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करना चाहिए? क्योंकि इंटरनेशनल फोरम्स में हम जीत रहे हैं, बट हम फोरम्स पे जीत रहे हैं, लेकिन और मुंह तोड़ जवाब भी दिया मई में, लेकिन मज़ीद क्या करना चाहिए? देखिए, इस हवाले से पाकिस्तान हर तरह से तैयार है। हिंदुस्तान एक आलमी दहशतगर्द रियासत बन चुका है। दुनिया में नंबर 1 दहशतगर्द रियासत हिंदुस्तान है, जो दाखिली तौर पर भी दहशतगर्दी कर रही है, वहाँ की हुकूमत खारजी तौर पर भी दहशतगर्दी कर रही है। पाकिस्तान के साथ जो पानी का मामला है, इसमें हमारी क़यादत, मैं समझता हूँ, खा वो अस्करी है या सियासी है, वो इसके ऊपर अवेयर है, वो तैयार है। हिकमत अमली उनकी क्या है ये आने वाला वक्त बता देगा, लेकिन मई के बाद किसी को ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दिफाई लिहाज से किसी तरह से किसी से कमज़ोर है। पाकिस्तान अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान ने दिखाया है कि किस तरह वो अपना दिफा करना जानता है, और अगर हिंदुस्तान जारहियत से और बिलखुसूस आबी दहशतगर्दी से बाज ना आया तो फिर उसके नतायज भी हिंदुस्तान को भुगतने होंगे। और अशरफी साहब, रिसेंटली पाकिस्तान के उलमा कराम की पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत और सियासी लोगों से हम एक फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन देख रहे हैं, विच इज़ वेरी इनकरेजिंग। ये इंटरेक्शंस होनी चाहिए, लेकिन एक तरफ भारत है और एक तरफ अफ़गानिस्तान है। बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग अ स्कॉलर, आपको क्या लगता है कि अफ़गानिस्तान के साथ दहशतगर्दी का मसला डिप्लोमेटिकली क्या अब हल होने के चांसेस हैं? क्योंकि हम एक रिलीजन शेयर करते हैं, बीइंग 2 कंट्रीज़। नीचे जब छोटे ग्रुप्स हैं वो बिल्कुल रिलीजन का गलत इस्तेमाल करें, गलत तशरीह करें, लेकिन आप लोग कैसे इसको देखते हैं बतौर मुस्लिम स्कॉलर्स, जब इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है अफ़गानिस्तान पे, और रिलीजन हमें कनेक्ट भी करता है अफ़गानिस्तान के साथ? देखिए, हमने हर तरह से कोशिश की है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपने अफ़गान भाइयों को कह रहे हैं, हमारा सिर्फ़ एक मुतालबा है कि जो लोग अफ़गानिस्तान से आके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, या आप उन्हें हमारे हवाले कर दें, या हमें उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने दें, या आप ख़ुद कार्रवाई कर लें। अब तीनों सूरतों में अगर वो कुछ भी नहीं करते और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी होती रहती है, तो फिर तो मैं नहीं समझता कि कोई और रास्ता है मासवाए इसके कि पाकिस्तान फिर अपना फ़ैसला करेगा, और जो पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले हैं वो जहाँ भी होंगे उन पर पाकिस्तान जो है उसका जवाब देगा। ठीक है अशरफी साहब, आज इमरान खान और इनकी एहलिया को 17 साल की सज़ा सुनाई गई और 2.5 साल से वो पहले से कैद में हैं। ये मामलात क्या ख़त्म करने में आपकी कम्युनिटी भी क्यों किरदार अदा कर सकती है? क्योंकि मुल्क एक हॉल्ट पे है, और वो एक मौशी हॉल्ट पे है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं, मुल्क के अंदर के इदारे भी सियासतदानों से कंप्लेन कर रहे हैं कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे। ऐसे में आपको लगता है कि आप लोग ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं? क्योंकि जितनी भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जैसे आज भी इस्लामाबाद में है, तो उसमें सारे वॉक ऑफ लाइफ से लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन क्लोज एंडेड होता है, कुछ नतीजा नहीं निकलता, सिवाय इसके कि कुछ क्लिप्स सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं। कुछ लोग ये प्रूव कर देते हैं कि वो बहुत बोल्ड बात करते हैं, लेकिन उनका पैगाम किसी मुतल्लिका इदारे, मुतल्लिका लोगों तक उस तरह से पहुँचता ही नहीं है, या फिर वो पहुँचाना चाहते नहीं हैं। देखिए, ये इमरान खान साहब पर मुनहसर है कि उन्होंने बातचीत करनी है कि नहीं करनी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुतअद्दिद मरतबा कह चुके हैं, उनके वज़रा कह चुके हैं। अब इमरान खान साहब अगर रोज़ या जब भी उनकी मुलाकात हो वो पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के सिपह सलार को निशाना बनाएं, वो कहें मैं किसी से बात करने को तैयार नहीं हूँ, मैं सियासतदानों के साथ बैठने को तैयार नहीं हूँ, तो किस तरह बात आगे चलेगी? लिहाजा मैं समझता हूँ महमूद खान अचकज़ई साहब और ये जो टीम उन्होंने बनाई है, अगर ये सियासतदानों के साथ बैठ के बातचीत करेंगे, उसमें इखलास होगा कि इस मुल्क को हमने बहरानों से निकालना है, जमहूरियत को मजबूत करना है, आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क को लेके आगे जाना है, तो ज़रूर रास्ता निकल आएगा। लेकिन ज़िद से, इना से, गाली गलोच से, एक दूसरे को बुरा भला कहने से रास्ता नहीं निकलता है। आपने देखा अमेरिका अफ़गानिस्तान की जंग में मुज़ाकरात ही किए, नवाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात ही किए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुशर्रफ से मुज़ाकरात किए। ये मुज़ाकरात का रास्ता कोई ये इससे तौहीन नहीं हो जाती
मुज़ाकरात के रस्ते से रस्ते निकल आते हैं, लेकिन वो खान साहब पर मुनहसर है कि वो क्या चाहते हैं। जब तक वो नहीं चाहेंगे और वो ख़ुद अपने ज़ामन ख़ुद हैं, वो उनका कोई ज़ामन बनने को तैयार नहीं है इस वक्त। ये बदकिस्मती की बात है। मुझे उनसे बहुत ताल्लुक़ है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के लोग भी ये कहते हैं कि जी हम ज़ामन नहीं बन सकते खान साहब के, कि वो क्या कह दें आके बाहर या अंदर से क्या कर दें हमें। आप देख ही रहे हैं जो उनकी अपनी जमात में जो कुछ हो रहा है। मैं इस पर क्या तबसरा करूँ। वैसे भी जो आदमी मुश्किल में हो तो उस पर ज़्यादा बातचीत जो है वो नहीं करनी चाहिए। आज के फ़ैसले के हवाले से मैं यही कहूँगा कि अगर वाकई ही हमने एहतसाब की तरफ जाना है तो आज का फ़ैसला आने वालों के लिए और पिछले वालों के लिए भी एक मिसाल बनेगा कि किस तरह कौमी ख़जाना जो है उसके अंदर धांधली नहीं की जा सकती, उसको ख़राब नहीं किया जा सकता। लेकिन ये फिर एक लंबा मौजू है जिस पे फिर कभी किसी वक्त बात करेंगे। अभी तो मेरी यही गुजारिश होगी कि तमाम मुल्क की सियासी मजहबी जमातें आपस में मिल बैठें और पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के बारे में गौर व फिक्र करें। और बहुत शुक्रिया अशरफी साहब कह रहे थे। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।